वालेकुम। आज जो है हम एनपीवी का ही सेकंड पास पेपर कर रहे हैं जो कि सितंबर 19 है। सितंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 2 है पास पेपर का। तो कैफ 8 का ये टॉपिक कर रहे हैं हम एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है लेटर लिमिटेड यानी एल इज कंसिडरिंग टू एक्सेप्ट अ 5 ईयर प्रपोजल फॉर मोचा लिमिटेड एमएल, यानी कि 5 ईयर्स प्रपोजल है, यानी 5 साल के हमने कैश फ्लोज बनानी है। फॉर अ सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट नेमली K44, ML would use a K44 as a raw material for its main product. Details of a proposal and related matters are summarized as follows. यहाँ इस पहले पैराग्राफ में हमें पता लगा कि हमने कितने कैश फ्लोज बनाने हैं, 5 ईयर के कैश फ्लोज बनाने हैं। ओके उसके बाद अब पॉइंट नंबर 1 में क्या बात कर रहा है। पॉइंट नंबर 1 में वो कह रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द स्पेशलाइज्ड मशीनरी इज़ एस्टिमेटेड एट 60 मिलियन। तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 60 मिलियन की है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 4, चौथे साल के स्टार्ट में। एल वुड रिक्वायर अ मेजर ओवरहॉलिंग ऑन दिस मशीनरी अमाउंटिंग टू 10 मिलियन। इस मशीन पर जो मेजर खर्चे हुए, यानी कि इस मशीन की लाइफ को इंक्रीज़ करने, इस मशीन को बेहतर बनाने के लिए हमने मज़ीद 10 मिलियन का और ख़र्चा किया। द मशीनरी कैन बी डिस्पोज ऑफ एट 80% ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट। और जब ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो यानी 5th ईयर में ये जो 10 मिलियन का खर्चा हमने किया, उसके बाद इस मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू 80% हुई। रेजिडल वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू के 80% हुई 5th ईयर में। पॉइंट सेकंड में कहता है, इसे भी हाईलाइट कर लेते हैं पिछले की तरह। इसमें हमें क्या चाहिए, एक तो हमने बात देखी कि जी हमें 5 ईयर का ये पता चला, उसके बाद इनिशियल आउटपुट हमारा कितना था, 10 मिलियन की कॉस्ट पड़ी, फिर हमने 80% लिया रिटर्न डाउन वैल्यू का पॉइंट 1 में। पॉइंट 2 में कहता है अब ईयर 1, हम ईयर 1 पे खड़े। कहते हैं एल वुड सप्लाई 18,000 यूनिट्स, उसने 18,000 यूनिट्स बेचे ऑफ K44 टू ML एट 5,000 पर यूनिट, 5,000 पर यूनिट के हिसाब से। द सप्लाई वुड इंक्रीज बाय 5% पर एनम फ्रॉम ईयर 2 ऑनवर्ड। ईयर 2 और उससे आगे 5% ये इंक्रीज होता जाएगा। पॉइंट नंबर 3, वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 4,000 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास 4,000 पर यूनिट है ईयर 1 के लिए। फिक्स कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रपोजल अदर देन डेप्रिसिएशन इज एक्सपेक्टेड टू 250,000 पर मंथ। 2,50,000 पर मंथ है, आउट ऑफ विच 50,000 वुड बी एलोकेटेड ओवरहेड, जिसमें से 50,000 ओवरहेड्स को एलोकेट कर, जो कि फिक्स कॉस्ट में फिर नहीं शामिल करेंगे हम। पॉइंट नंबर 4, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन रेवेन्यू एज वेल एज ऑल कॉस्ट वुड 7% हमारे पास इन्फ्लेशन का रेट है। टैक्स रेट वुड बी एप्लीकेबल एट 30%, टैक्स रेट 30% है। टैक्स डेप्रिसिएशन जो है उसने बताया कि 25% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, और हमारे पास एनपीवी जो है वो cost of capital of LL is 15%. Assume that except stated otherwise all cash flows would arise at the end of year. हर कैश फ्लो जिस ईयर के एंड पे आ रहे हैं। रिक्वायरमेंट 2 रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, एनपीवी को मेथड इस्तेमाल करते हुए हमें उसे एडवाइस देनी है कि ये एक्सेप्ट करे या नहीं। सेकंड चीज़ हमें उसके क्या बताना, वो कहता है ऐसा मिनिमम डिस्काउंट रेट बताओ कि जिस पे जो है ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए। अभी हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया। मैं पहले क्वेश्चन क्यों रीड करवाता हूँ, इसलिए करवाता हूँ ताकि आप लोगों की भी आदत बन जाए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया करो और उसके मेन चीज़ों को हाईलाइट कर लिया करो ताकि आपको सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी ना हो, आपका टाइम कंज्यूम कम हो। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मुझे बनाना है डेटा 5 ईयर्स का। तो मैंने जो है 5 ईयर्स का डेटा बनाने के लिए मैंने अब पहले जो है, अब इसके 2 तरीके। एक तो ये कि मैं सेल्स भी लूँ और जो है उसके बाद मैं वेरिएबल कॉस्ट भी लूँ। ठीक है, ये सेल्स दी हुई है 5,000 पर यूनिट और ये वेरिएबल कॉस्ट दी है 4,000 पर यूनिट। इन्हें मैं अलग अलग भी ले सकता हूँ और इन्हें मैं दोनों को नेट करके इनका CM भी ले सकता हूँ। तो अगर मैं अलग अलग करूँगा मेरे पास टाइम ज़्यादा लगेगा पेपर में,
तो मैं जो हूँ इन दोनों का नेट करके CM निकाल लेता हूँ और फिर मैं उस हिसाब से जो इसको करूँगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि जी मैं ले रहा हूँ यहाँ CM, मैं ना सेल वेरिएबल नहीं ले रहा, CM ले रहा हूँ, जो कि क्या होती है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास कितने की है, मेरे पास 5000 की सेल्स पर यूनिट है, जिसमें से 4000 की मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, और इसके बाद मेरे पास 18000 यूनिट्स हैं पर फर्स्ट ईयर के। तो मैंने इसको, इधर कुछ और आ गया, ऐसे करते हैं, सही है, ब्रैकेट डाल देते हैं, वो आंसर गलत हो गया। अब देखो, तो इसका जो आंसर मेरे पास CM आया फर्स्ट ईयर का वो है 18 मिलियन। ठीक है, 18 मिलियन जो है मेरे पास फर्स्ट ईयर का CM है। अब उसने क्या कहा कि जी हर साल जो है 5% इंक्रीज़ हो रहा है और इन्फ्लेशन भी 7% लग रही है। अब इसने यहाँ साइलेंट है कि इन्फ्लेशन किस ईयर से लगनी है। आपने सबसे पहले चीज़ ये देखनी है जिससे बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं बच्चे, फर्स्ट ईयर पे भी इन्फ्लेशन लगा लेते हैं। वो कहते हैं यहाँ साइलेंट है, इसमें ऑनवर्ड 2 ईयर्स नहीं कहा, उसने 2 ईयर्स से नहीं कहा, तो हम नहीं लगाएंगे। आप सवाल को पढ़ो, समझो। कहता है फर्स्ट ईयर की सेल्स हो चुकी है, आप फर्स्ट ईयर के एंड पे खड़े हो। जब आप फर्स्ट ईयर के एंड पे खड़े हो तो आप फर्स्ट ईयर पे क्यों इन्फ्लेशन लगा रहे हो? अगर वो साइलेंट है तो आप सवाल को पढ़ो। उसने कहा इन फर्स्ट ईयर में इतनी यूनिट्स बिक चुके हैं, इस रुपये इतने अमाउंट के साथ इतनी वेरिएबल कॉस्ट उन पर लगी है, सही है। तो उसके आगे जो बात कर रहा है इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन वो साइलेंट है, मतलब इसके आगे से लगेगा। फर्स्ट ईयर पर तो लग नहीं सकता कि वो तो हो चुका है। तो हमने कहा कि जी फर्स्ट ईयर पर ये रेट इस पर लग चुका है तो इस पर नहीं करना, नेक्स्ट ईयर पे करना है। तो नेक्स्ट ईयर पे हम क्या करेंगे, ये इसका कितने % इंक्रीज़ हो रहा है। हमने कहा कि जी 5% जो है ये डिमांड इसकी इंक्रीज़ हो रही है, और उसके बाद जो है 7% जो है इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज़ हो रहा है। हमने कहा कि जी इतना ये मज़ीद इंक्रीज़ होगा। सही हो गया। तो ये आगे कैश फ्लोस, रेव हमारे पास आ गया, CM आ गया फर्स्ट ईयर का। इस तरह से क्यों आ रहा है? अब ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट चीज़ पे चलो। अब हमने कौन सा पॉइंट कर लिया, हमने ये पॉइंट नंबर 2 कर लिया, ये पॉइंट नंबर 2 हमने कर लिया है, और पॉइंट 3 हम अभी कर रहे हैं जिसमें हमने जो है वेरिएबल कॉस्ट कर लिया। अब वो कह रहा है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में कह रहा है डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है, यहाँ इसने लिखा है। पिछला सवाल जो हम कर रहे थे उसमें वो कुछ भी साइलेंट था, उसका मतलब क्या था, डेप्रिसिएशन इंक्लूड थी। यहाँ वो बता रहा है कि इस फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। 250 की है और कहता है 50 जो है वो एलोकेट है ओवरहेड्स की टोटल। तो 250 में से मैं 50 निकालूँ, यानी 2,50,000 में से मैं 50,000 निकालूंगा तो कितने आते हैं मेरे पास, 50,000। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये फिक्स कॉस्ट है मेरे पास जो है 50,000, 2 लाख की मेरे पास फिक्स कॉस्ट है, जिसमें 50,000 की थी, 50,000 मैंने लेस कर दिया, ओके। और मेरे पास ये जो है पर मंथ है, तो ईयर वाइज कितनी होगी, 2,40,000। इसे मैं नेगेटिव करना भूल गया। 2,40,000 जो है ये फिक्स कॉस्ट हो गई मेरे पास ईयर 1 पर। अब वो क्या कहता है, तो मुझे कहता है कि इस पर जो है इन्फ्लेशन का रेट लगेगा। क्या मैं इस पर जो है डिमांड ऑफ सप्लाई का रेट लगाऊं 1.05? नहीं, क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट पर डिमांड का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उस पर इन्फ्लेशन का ही इम्पैक्ट पड़ता है सिर्फ। तो ये नेक्स्ट ईयर पे मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ गई इसकी, सही है। ये गलती कर दी, अब ठीक है, फिर बढ़ा दिया। बस एक्सेल पे ऐसे ही काम होता रहता है हमसे। चलें जी, हमने जो है पॉइंट नंबर 3 भी कर लिया पूरा। अब उसमें वो क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 4 में इन्फ्लेशन का भी हमने कहा जी हमने ये भी देख लिया।
अब टैक्स रेट आ गया। अब हम आएंगे पॉइंट नंबर 1 पर, क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन निकालना है। कितने का एसेट था? 60 मिलियन का एसेट था। डेप्रिसिएशन रेट क्या है? 25%। तो हमने कहा ठीक है जी, ये डेप्रिसिएशन निकाल लिया। कितने का एसेट था? 60 मिलियन का एसेट था। 60 मिलियन का एसेट, ये 60 मिलियन का ना, 6 ज़ीरो पूरे हो गए, ठीक नहीं 7 ज़ीरो आएंगे। 60 मिलियन का एसेट था और उस पर रेट लग रहा था 25%। तो ये 25% के हिसाब से इतना डेप्रिसिएशन आ गया। अब मैं कहूँगा कि जी 25% था, तो इस डेप्रिसिएशन जो आया है इसका 75% नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। समझ आ रहा है ना? पिछले सवाल में करके दिखाया था, इसमें भी करके दिखा देता हूँ मैं। 60 मिलियन का एसेट था, सही, इस पर जो है 25% मैंने लगाया। इस पर मैंने लगाया कितने परसेंट? 25%, 15 आया। और मैंने जो है 60 में से 15 लेस किया, तो ये मेरे पास कैरिंग अमाउंट आई 45 की। और 45 पर मैं लगाऊंगा कितने परसेंट? 15%। तो ये तकरीबन मेरे पास आ जाएगा 11.25। ठीक है, ये यही आया 11.25। तो उससे ये लंबा मेथड चौड़ा करने से बेहतर ये है कि आप पहले ईयर की डेप्रिसिएशन निकालो, उसका जो है 75% लो, उसके नेक्स्ट ईयर भी 75%, उसका आंसर का 75%। अब जो लास्ट ईयर आएगा इसमें 2 काम करना है, बल्कि हम 4th ईयर का यहाँ 75% नहीं लेंगे। क्यों? सवाल में याद करो, उसने पहले पॉइंट में क्या है, उसने पहले पॉइंट में एक बात कही हुई है। अब इसने पॉइंट 1 में ये बात की हुई है, इसने कहा है कि जी ईयर 4 के स्टार्ट में, बिगनिंग ऑफ द ईयर 4, LL would require a major overhauling of on this machinery amounting to 10 million। 10 मिलियन किस मशीन पे और खर्चा हुआ है, तो ये 10 मिलियन भी ऐड होंगे। तो डेप्रिसिएशन जो है अब इस साल के एंड पर 10 मिलियन और लगे हैं, सही। तो मैं बोलूँगा कि अब मेरे पास जो कैरिंग अमाउंट ये 60 की थी ना, ये 60 से मैं बोलूँगा मेरे पास आ गई है वैल्यू, सम किया, ये 60 मिलियन थी, इसे 60 मिलियन कर देते हैं। $60 मिलियन है, 6 मिलियन हुई है, 60 मिलियन ये हो गई, ठीक है। इतना डेप्रिसिएशन मेरे पास लग चुका है। नेट अमाउंट मेरे पास कितनी आई है, वो मेरे पास इतनी है 25,31250, इतना मेरे पास जो है अब इसकी कैरिंग अमाउंट आई है। कब है? 3rd ईयर में, ठीक है। 3rd ईयर में इसकी कैरिंग अमाउंट मेरे पास इतनी है। अब उसने कहा 10 मिलियन का मज़ीद उसने मुझे कह दिया कि जी खर्चा किया हमने मशीन पर, जिस वजह से जो है ये मशीन अब 80% ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू बिकेगी ईयर जो प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा। तो ये जो मैंने 10 मिलियन का इस पर खर्चा किया, तो ये कितने की अब इसकी वैल्यू होगी मेरे पास टोटल? अब इसकी टोटल वैल्यू मेरे पास 35,312,500 की होगी। अब ये इसकी कैरिंग वैल्यू है। अब इस पर मैं लूँगा कितने परसेंट? 25%। मैं बोलूँगा कि जी ये 35,125 जो है, अब इसका मैंने लेना है कितने परसेंट? 0.25%। और फिर मैं उसी तरह बोलूँगा कि जी अब इसका जो है मैं ले लूँगा कितने परसेंट? 0.75%, सही है। इसका मैंने 0.75% लिया, तो मेरे पास इसकी आ गई लास्ट ईयर की भी डेप्रिसिएशन। और अब मैंने इसको बेचा होगा रिटर्न डाउन वैल्यू के 80% पर, यानी कि मेरे पास जो है अब ये एसेट कितने पर है? ये 5th ईयर पर। अब ये एसेट जो है मेरे पास 5th ईयर पर
इसकी कैरिंग अमाउंट जो होगी 5th ईयर पर मेरे पास 1986 की है, ठीक है, 1986 3281 की है मेरे पास 5th ईयर में। इस ईयर में जो इसकी मेरे पास ये कैरिंग अमाउंट आ रही है, इस पर जो है मैं लूँगा इसका कितना 80%, तो ये मेरी आ जाएगी रेजिडल वैल्यू। इसका मैंने लिया 80%, तो ये आ गई मेरे पास रेजिडल वैल्यू। इतने पर ये डिस्पोजल वैल्यू ये बिक रही है, और था कितने का, इतने का। ये कैरिंग वैल्यू थी, ये रेजिडल वैल्यू है, तो मुझे कितने का लॉस हुआ 3972656 का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो मैं क्या लिखूँगा, मुझे लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया है। कितने का लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है, वो हमने कहा कि जी हमें जो है 39 इतने का लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया है। क्लियर हुआ? मैं रिपीट कर देता हूँ डेप्रिसिएशन वाला। 60 मिलियन का 25% लिया तो 15 आ गया, ठीक है, 15 मिलियन। फिर उसके बाद मैंने 15 मिलियन का 75% ले लिया। फिर नेक्स्ट ईयर में मैंने 25,000 का जो है 75% लिया। फिर उसके बाद मैंने 8437500 का 75% नहीं लिया। जब मैं 3rd ईयर पे आया तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जी 3rd ईयर के एंड पर 10 मिलियंस की मज़ीद कॉस्ट लग रही थी, जिसने एसेट की मेजर ओवरहॉलिंग को जो है रिकवर किया, जिस वजह से अब ये इसकी लाइफ भी इंक्रीज़ होगी और जो इसकी जो है वैल्यू इंक्रीज़ होगी। जब मैंने कहा कि ऐसे खर्चे जब हम करते हैं किसी एसेट पर जो उसको बेहतर बनाने के लिए होता है, तो वो एसेट की कॉस्ट में शामिल हो जाती है। तो मैंने 10 मिलियन को एसेट की कॉस्ट में शामिल कर दिया। तो फिर इसकी कैरिंग वैल्यू जो आई वो आई 35312500। उस पर मैंने 25% लिया तो मेरे पास 88282125 आई। फिर इसका मैंने 75% लिया तो 66211094 डेप्रिसिएशन मेरे पास आई ईयर 5 की। फिर मैंने कहा कि जी मेरे पास जो है 5th ईयर पर इतनी कैरिंग वैल्यू उसकी आ रही थी 19863281। एग्जामिनर मुझे कहता है सवाल में कि जी जो 5th ईयर पर कैरिंग वैल्यू है, रिटर्न डाउन वैल्यू, उसका 80% रेजिडल वैल्यू है। तो मैंने इसका 80% लिया तो मेरे पास ये आया। बिक इतने पर आया है इतने का, इनका डिफरेंस जो है वो मेरे पास क्या आया, लॉस आया। तो ये जो है मेरे पास 3972656 ये मेरे पास लॉस है। सही, ये लॉस मैंने लॉस ऑन डिस्पोजल यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। अब चलें जी सवाल में आगे। पॉइंट नंबर 1 भी हमारा क्लियर हो गया। तो अब हमें जो है सिर्फ टैक्स रेट निकालना है। टैक्स रेट के लिए हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिए अपने। ये प्रॉफिट कैलकुलेट्स हो गए। इन्हें जो है प्रॉफिट के बाद अब हम लगाएंगे टैक्स। टैक्स कितने परसेंट है, 30% टैक्स रेट है। तो 30% हम टैक्स रेट लगा देते हैं, यहाँ लिख भी देते हैं कि 30% टैक्स रेट है हमारे पास। तो इसका हम लेना है, इसका लेना है हमने 30% 0.3। इन सब का हमने 30% ले लिया टैक्स रेट। अब डेप्रिसिएशन जो है मैं ऐड बैक कर दूंगा और लॉस ऑन डेप्रिसिएशन भी मैं ऐड बैक कर दूंगा। ये मैंने ऐड बैक कर दिया और लॉस ऑन डेप्रिसिएशन डिस्पोजल भी मैंने ऐड बैक कर दिया। समझ आ रही है ना? चलिए, टैक्स का 30% लिया, डेप्रिसिएशन ऐड बैक की, लॉस ऑन डेप्रिसिएशन भी ऐड किया। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी थी, 60 मिलियन की थी इनिशियल इन्वेस्टमेंट,
सही है। तो 60 मिलियन की मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी और डिस्पोजल वैल्यू मेरे पास कितनी की थी वो हमने ये कैलकुलेट की, रेजिडुअल वैल्यू जो थी मेरे पास इतनी थी। एडिशनल जो खर्चा हुआ वो थर्ड ईयर पे कितने का हुआ, वो हुआ 10 मिलियन का, ये रहा 10 मिलियन। तो एडिशनल 10 मिलियन का मेरे पास मज़ीद खर्चा हुआ, सही, ईयर 3 में आकर। तो मेरे पास टोटल कितना आ गया, तो इसका अगर मैं टोटल करूं तो मेरे पास टोटल जो आया 60 मिलियन और ये इन सब का भी टोटल आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। किस रेट पर प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, 8-15%। ये लिखा होगा यहाँ पर, ये देखो ये लिखा हुआ 15% रेट पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो 15% पे मैं जो है इनका लगा दूंगा। मैं बोलूँगा जी मेरे पास जो है एक सेकंड एक गलती हुई, ये 60,000 नेगेटिव में होगा, सही है। मैंने कहा कि जी ये मेरे पास जो है इनिशियल पे था, इसको मैं डिवाइड करूँगा कितने से, 1.15 से, रेज़ टू पावर 0। तो ये 60 आ गया और इन सब के साथ तो ये इन सब की वैल्यू आ गई। ये अब आ गया इन सब की प्रेजेंट वैल्यू। तो एनपीवी में निकालूंगा तो इन सब को मैं टोटल कर लूँगा इन सब का, तो मेरे पास एनपीवी आ जाएगी। और फिर मैं बताऊंगा कि क्या ये फिजिबल है या नहीं, ये प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और एनपीवी मेरी आ गई नेगेटिव। जब मेरे पास नेगेटिव एनपीवी आई तो मैं क्या डिसीजन लूँगा, मैं अब लूँगा डिसीजन, मैं उन्हें बताऊँगा कि जी आप जो हैं ये नहीं लें। क्यों नहीं लें, क्योंकि इस की वजह से जो है ये 1492009 आ रहा है, मतलब ये नेगेटिव में है। जब नेगेटिव एनपीवी होती है तो हम नहीं करते, तो मैं उसको एडवाइस करूँगा कि जी नहीं करो। ये थी रिक्वायरमेंट नंबर 1 यानी रिक्वायरमेंट ए थी, सही है। तो अब हम चलते हैं रिक्वायरमेंट नंबर बी की तरफ। रिक्वायरमेंट बी में वो क्या कहता है, रिक्वायरमेंट बी में कहता है डिटरमाइन द मिनिमम डिस्काउंट रेट एट विच प्रपोजल वुड बी एक्सेप्टेबल टू एलएल। कहता है आप ऐसा मुझे रेट बता दो जिस रेट पे ये प्रोजेक्ट जो है मैं एक्सेप्टेबल कर दूं। तो मतलब वो क्या चाहता है, वो चाहता है आईआरआर मुझे बता दो। तो हम उसे आईआरआर बता देते हैं। हम कहते हैं कि जी आईआरआर का फार्मूला क्या है, हमने कहा जी ए परसेंटेज प्लस एनपीवी ऑफ ए डिवाइडेड बाय एनपीवी ऑफ ए माइनस एनपीवी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय बी परसेंटेज माइनस ए परसेंटेज। ये हमने कहा कि जी एनपीवी का फार्मूला है, सही है। आईआरआर का हमने कहा कि फार्मूला है। तो हमने कहा जी कैश फ्लो देख लेते हैं ना हम। कैश फ्लोज हमने कहा कि कितने हुए, 0 से लेके 1 2 3 4 5 कैश फ्लोज देखे। तो फर्स्ट कैश फ्लोज हमारे पास कितने का था, जो फर्स्ट कैश फ्लो हुआ हमारे पास वो हुआ 60 मिलियन का, सही है। तो 60 मिलियन का फर्स्ट कैश फ्लो था। फिर उसके बाद जो है हमारे पास 15420 का हुआ, फिर 1573350 का, फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड ईयर पे 652196 का हुआ, और फिर उसके बाद 18458934 का हुआ, और लास्ट में हमारे पास 36941950 का कैश फ्लो हुआ। हम कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू इस रेट पे 15% रेट पे कितनी थी हमारे पास। अब ये निकालना चाहो तो मर्ज़ी, नहीं निकालो तो फिर भी कोई इशू नहीं है। तो हमने कहा कि जी इस रेट पे तो इतनी थी, और फिर हमने कहा कि जी मज़ीद जो है ये प्रेजेंट वैल्यूज़ निकली। इन प्रेजेंट वैल्यूज़ को जो है हमने ट्रांसपोज कर दिया,
सही है। हमने ये ट्रांसपोज किया तो ये तकरीबन, बल्कि इस तरह से नहीं आ रहा तो उस टाइम लिख देते हैं। सिर्फ वैल्यू चाहिए हमें, ये लो वैल्यू आ गई। फोर 281874 ये हमने निकाली भी है, तो वही हम यूज़ करेंगे। 15% के हिसाब से हमने निकाली थी, तो 15% के हिसाब से जो है हमने ये कर दिया। अब वो कहता है मुझे इस लेवल तक चाहिए जिस लेवल तक जो है मुझे एक्सेप्टेबल हो ये ऑफ़र। तो ये 15% पे कर रहे हैं, तो हमारे पास नेगेटिव आ रही है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमने कहा कि जी 15% पे किया नहीं है, तो हम रेट ज़्यादा करेंगे तो और नेगेटिव जाएगी, तो एनपीवी कम होती जाएगी। हमने क्या रेट कम करना है, इतना कम करना है जितना कि ये पॉजिटिव हो जाए। सही है। तो मैंने कहा कि 15% पे थी, तो मैं 10% पर अब इसे अप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने 10% पे अप्लाई की, तो 60,000 ये 0 पे। बाकी इन सब पर भी मैंने अप्लाई की 10% पे। कैसे? मैंने कहा ये है, इसको डिवाइड किया मैंने कितने पर, 1.15 से, रेज़ टू पावर कितनी पावर लगाई मैंने, 1। वो 15 ही कर दिया, 10 रखा था, 10 करना था, सॉरी। सही है। तो ये मैंने इस पे लगा दी 10% के हिसाब से। इसका मैंने जब टोटल किया था तो मेरे पास नेगेटिव आ रहा था, ठीक है, नेगेटिव 1492009। और अब मैंने 10% के हिसाब से किए, तो मुझे क्या चाहिए था, पॉजिटिव। मैंने किया तो मेरे पास पॉजिटिव आ गया 1459528। अब मैं फार्मूले में पुट कर दूंगा। ये मेरे पास क्या निकल आए, ए, ये ए है और ये क्या है, बी। ठीक है, NPV ऑफ ए, NPV ऑफ बी। तो फार्मूला मैंने पुट किया। मैंने कहा एक ऐसा रेट चाहिए था, IRR मैंने निकाल दिया। मैंने कहा ऐसा रेट के लिए जो है मुझे क्या करना है, ए परसेंटेज कितनी थी मेरे पास, ए परसेंटेज मैंने कहा मेरे पास जो थी 15% थी, 0.15। उसमें जो है मैंने ऐड करना है, क्या ऐड करना है, NPV ऑफ ए। NPV ऑफ ए कितनी है मेरे पास, NPV ऑफ ए मेरे पास है माइनस का 1492009। डिवाइड करना है मैंने किससे, NPV ऑफ ए माइनस का 1492009, और उसमें जो है मैंने माइनस करना है क्या, 7459528, 529 कर लो, चलो 529। सही है। और फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.1 से, और माइनस करना है उसको 0.15 से। सही। तो ये मेरे पास जो है फार्मूला है। इसी फार्मूले को अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो IRR आएगा ना, वो IRR ये आ जाएगा। अब इसको अप्लाई कर देते हैं। ये गलत आ गया इस पर, इसको हम इस पर करते हैं, किस तरह करूँ मैं, ए परसेंटेज थी 15%। सही है, अलग अलग लिख लेते हैं। 0.15 मेरे पास ये था, 0.15 मेरे पास ए था, और NPV ए है, बी भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या करना था, ए को प्लस करना था इसमें, क्या चीज़, ये, और इसको जो है मैंने डिवाइड करना था किससे, इससे, और इसमें मैंने लेस करना था ये चीज़। जब ये काम हो जाता तो मैंने तो हमने क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। इस किसको किससे करना था मल्टीप्लाई, हमने कहा हमने मल्टीप्लाई करना था 0.1 को लेस करवा कर 0.15 से, बी माइनस ए।
अभी तो सही है, अभी भी ये रेट इस पर नहीं है। बहरहाल ये वैल्यूज़ आप पुट करके रेट निकालोगे ना तो IRR का रेट आ जाएगा ये 14% समथिंग ना, तो 14% ही इसका आंसर होगा। फार्मूला ऐसे ही, फार्मूले पुट करो, फार्मूले से कर लेना, मैं दूसरे तरीके से आपको करवा देता हूँ ताकि कंफर्म हो जाए। किस तरह से, हमारे पास जो NPV आ रही थी 15% के हिसाब से वो -1492009 है, और NPV आ रही थी 10% के हिसाब से वो 7459529 है। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास 0 पर NPV होगी वो इन दोनों रेट्स के दरमियान पे होगी, जहाँ पे मेरी NPV 0 हो रही है। मिनिमम पॉसिबल, मिनिमम एक्सेप्टेबल जो रेट मेरे पास जो होगा वो इन दोनों रेट्स के दरमियान में होगा, 15 से कम होगा और 10 से ज़्यादा होगा। सही है, तो ये तो हमें पता चल गया। ये कितने इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है ना, मेरे पास NPV जो मैंने निकाली डिफरेंट रेट्स के, इन दोनों का डिफरेंस कितना है। इसमें से अगर मैं माइनस करूं इसको तो मेरे पास 8951,538 का डिफरेंस, इतना मुझे मज़ीद चाहिए कि मैं इस तक पहुंच सकूं, और इस अगर मैं यहाँ पे खा रहा हूँ तो इतना मुझे मज़ीद कम करना है कि मैं NPV A तक आ सकूं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा। पहली चीज़ हमने ये देख ली, ये चेंज देख लिया हमने किस में, NPV में दोनों का। अब हम देखेंगे चेंज किस में, रेट में कितने का चेंज है, 15% से 10% का ना, तो 5% का चेंज है, तो 5% का हमने का चेंज है। अब ये 5% के चेंज में इतनी NPV चेंज हो रही है, ये चीज़ कंफर्म है। अब मुझे ये बता दो कि ये जो 5% की वजह से इतनी हुई, तो 1% की वजह से कितनी NPV चेंज होगी, उसने कहा इतनी चेंज होगी 1% की वजह से 1790308, 1% की वजह से इतनी NPV चेंज हो रही है। तो अगर मैं 15% पर हूँ तो मैं कम आता हूँ तो ये इतनी वैल्यू इसकी कम हो जाती है। या लेट्स सपोज अगर मैं 10% से इंक्रीज़ लेता हूँ तो इतनी वैल्यू इसकी कम हो जाती है, 7459 से 1790308 कम हो जाता है। फिर मैं एक और % इंक्रीज़ करता हूँ, 12 पर जाता हूँ, फिर भी इतना ही डिक्रीज़ होता है। एक और % में इंक्रीज़ करता हूँ, फिर भी इतना ही डिक्रीज़ होता है। ये बात क्लियर होगी। अब मैंने कहा कि जी मुझे जो है इस पर जाना है, इस पर जाने के लिए मुझे कितना मज़ीद स्टेप्स इंक्रीज़ करने डिक्रीज़ करने हैं कि मैं जो हूँ पॉजिटिव 0 पे आ जाऊँ। ठीक है, तो मैं इस हिसाब से जो है इसको कैलकुलेट भी कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा जी मुझे जो है अगर 11% पे जाना था, अगर मैं 11% पे करता हूँ तो मेरे जो है इसमें से ये लेस हो जाता है। ठीक है, मैं 12% पे जाता हूँ, इसमें से क्या लेस हो जाता है, इतना। मैं 13% पे जाता हूँ तो क्या होता है, इसमें से लेस हो जाता है कितना, इतना। मैं 14% पे जाता हूँ तो क्या होता है, इसमें से लेस हो जाता है इतना। लेस ही हुआ ना, इंक्रीज़ हो गया। 20 में से इतना लेस करना है 17। सही है। अच्छा, ये नंबर पीछे से बढ़ गया, मुझे लगा बड़े हो गया। और अगर मैं 15 पे जाता हूँ तो वो मेरे पास नेगेटिव हो जाती है, वो हमने देख लिया। तो अब 14 और 15 के बीच में रेट है कोई, तो 14 पॉइंट समथिंग होगा। सही है, तो 14 पॉइंट समथिंग जो है वही तकरीबन आपका IRR होगा। ये कैलकुलेटर से करोगे हो जाएगा, ये शॉर्टकट है। ये जो अभी मैंने किया ये एग्जाम में नहीं करना, ये लॉन्ग कट है, इसलिए किया ताकि आपको वेरीफाई करवा दूं कि 14 पॉइंट समथिंग ही IRR आएगा। सही, क्योंकि ये एक्सेल पे मेरे पास ये फार्मूला नहीं अप्लाई हो रहा था, एरर दे रहा था, तो इस वजह से इस तरह से आप
समझाने के लिए मैंने कि एग्ज़ाम में इस तरह से आप नहीं करोगे, आप एग्ज़ाम में फार्मूला में डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर देना, आपको रेट बता देगा वो। क्लियर हो गया? तो आप लोगों ने इसकी सवालों की अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। ये सवाल भी और मार्च 19 का भी मैंने करवाया, इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। और अगर कोई क्यूरी आपकी आती है तो कमेंट में मुझे बता दो। तो अगर कोई और टॉपिक भी आप उसके चाहते हो कि जो है पास पेपर में वीडियोस बना के अपलोड कर दूं, तो मुझे वो भी कमेंट में बता दें, मैं उसकी भी बना दूंगा। सही है? तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।